हम रिएक्शंस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें जो है COH बॉन्ड जो है उसकी क्लीवेज होती है। तो पहला हमने कर लिया था फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, सेकंड हमने किया था एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन में भी जब आप एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं, तो वाटर रिमूव हो जाता है और एस्टर बनता है। हालाँकि इसका मैकेनिज़्म छोटा-सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही कम आता है, पर फिर भी आप कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें ही रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो ये आपका अल्कोहल वाला ही रिएक्शन है। तो आपको ध्यान होगा जब हम अल्कोहल का रिएक्शन, तो पीछे आपने देखा था ना कि अगर हम अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, जब इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं, तो क्या होता है? क्लोरीनेशन होती है, ये OH ग्रुप हट HCl। जाता है और RCl बन जाता है। तो इसी तरह से सेम इस केस में भी होता है। इसमें क्लोरीनेशन होती है कि कैसे होती है? भई आपका COOH ग्रुप है, तो जब आप इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करें, PCl3 के साथ करें, तो आप ये OH हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। और आपको पता है ये कौन-सा कंपाउंड बना? दिस इज़ एसिड क्लोराइड, है ना? ये एसिड क्लोराइड बन गया। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है और इस रिएक्शंस में भी आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम SOCl2 का रिएक्शन करते हैं, दिस रिएक्शन इज़ प्रेफर्ड। क्यों करते हैं प्रेफर? बिकॉज़ इसमें जो प्रोडक्ट बनती हैं, SO2 एंड HCl दोनों ही गैसेस बनती हैं और आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, ये प्योर फॉर्म में आपको मिलने वाला है। तो आपका जो प्यूरिफिकेशन का जो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। मतलब एनर्जी सेव होगी, है ना? इकोनॉमिकल स्टेप होगा। तो ये रिएक्शन वही सेम है अल्कोहल वाला ही, कोई नई चीज़ नहीं बताई है इसमें। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट आता है, ये बड़ा मैम इम्पोर्टेंट है रिएक्शन विद, हाँ जी, बोलिए। मैम इसमें वो नेमिंग एथाइन ऑयल का कुछ कहते हैं ना इसको, SOCl2 को। हाँ, आयोनिक एसोसीएल क्लोराइड। को इन्हें थायोनाइल डार्जन मेथड। थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन मेथड। इसको थायोनाइल डार्जन। क्लोराइड बोलते हैं। बाकी देखिए इसका जो नेम रिएक्शन है कि इसको स्पेसिफिकली क्या नाम दिया हुआ है, यस मैम। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इसका मतलब वो एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं जानबूझ के कई चीजें नहीं उस हिसाब से नहीं बताती हूँ, क्योंकि इसका नेम रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप फालतू में क्यों याद करेंगे। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम मान लीजिए आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं, चाहे अल्कोहल की कर रहे हैं, यहाँ से एसिड क्लोराइड बन रहे हैं, तो थायोनाइल क्लोराइड को प्रेफर किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज इस केस में साइड प्रोडक्ट गैसेस होती हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में बनता है, ठीक है? देन जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो अमोनिया के साथ आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये कह रहे हैं अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करें अमोनिया के साथ, आपको पता होना चाहिए अमोनिया क्या है। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये एक लुईस बेस है। तो जो अमोनिया होता है ये लुईस बेस है और ये एसिड है। तो ये क्या करता है, अगर आप अमोनिया को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करें, तो ये अपना H प्लस इस NH3 को दे देता है और ये अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। R खुद बन जाता है RCOO माइनस NH4 प्लस, तो ये अमोनियम सॉल्ट बन गया। लेकिन अगर आप इसको हीट करें, पहले सॉल्ट ही बनता है, लेकिन हीट करने पे क्या होता है, इसमें से वाटर निकल जाता है। वाटर निकलने के बाद यहाँ से वाटर H2O निकल जाएगा, ये एसिडअमाइड बन जाता है RCONH2। तो ये हीट करने पे होता है। अगर आप सिर्फ अमोनिया के साथ रिएक्शन करें तो पहले सॉल्ट बनता है और हीट करने पे वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये मैंने एसिटिक एसिड लिखा है, ये कन्वर्जन में भी आ सकता है। अभी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन। अब आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं कि भई हमने एक कंपाउंड लिया ए, उसका ये फॉर्मूला है, उसको बी किसी कंपाउंड के साथ ट्रीट किया, कुछ कंपाउंड बन गया बी, सी, डी, इस तरह से उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो उसको हम बाद में करेंगे, अभी हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर लेते हैं। तो अगर आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो सबसे पहले देखिए अमोनियम एसीटेट बन गया, ये सॉल्ट बन गया, ये अमोनियम, ये एसीटेट आयन, तो अमोनियम एसीटेट। तो एसीटेट किसको बोलते हैं? CH3COO माइनस को। तो ये अमोनियम
एसीटेट, ये सॉल्ट होता है एक, और इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बन गया, एसिटामाइड। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, एसिटामाइड, क्योंकि कभी-कभी मान लो एग्जाम में आ जाए कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटामाइड, तो आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहे हैं अगर आप बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करें, तो सबसे पहले तो अमोनियम बेंजोएट बनता है, देन उसको हीट करने पे बेंजाअमाइड बनता है। और बेंजाअमाइड किसको बोलते हैं, जब बेंजीन रिंग से CONH2 ग्रुप जुड़ा होता है। तो बेंजोइक एसिड से क्या बन जाता है, बेंजाअमाइड बन जाता है। और देखिए ये कन्वर्जन में आ सकता है, मान लो मैंने कह दिया दिस इज टॉलीन, मैंने कह दिया टॉलीन को कन्वर्ट करो बेंजामाइड में, तो आप टॉलीन से क्या बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड। कैसे बनाएंगे इसे, KMnO4 एसिडिक भी ले सकते हैं, बेसिक भी ले सकते हैं, तो मैंने कहा एसिडिक लीजिए, हीट करेंगे, एसिडिफाइड KMnO के साथ 4 के साथ हमने इसे हीट कर दिया, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे ना OH माइनस मतलब अल्कलाइन लेता है, तो बेटा उसको 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन भी दिखानी पड़ेगी। तो ये मैंने पहले भी बताया था, तो ये कन्वर्जन में आपके काम आएगा। देन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थैलिक एसिड है। ये जो कंपाउंड है अगर आप देखेंगे इसका नाम है थैलिक एसिड। 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे तो अगर आप इसका रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, तो पहले तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, और अगर आप इसे हीट करें तो ये भी अमाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा और ये भी अमाइड ग्रुप में। तो ये देखिए अमाइड ग्रुप बना है। 2 मोल लेना पड़ेगा क्या मुझे। बन गया, हाँ थैलामाइड बन गया। लेकिन ये कह रहे हैं अगर ये जो थैलामाइड बना है इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये अमाइड है, थैला ए लिखा है आगे, थैलामाइड। अगर आप इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करें तो क्या होगा, ये यहां से अगर आप देखें ये लोन पेयर इधर कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से अमोनिया निकल जाएगा। तो ये अगर आप देखें ये बन जाएगा थैलियमाइड, ये आई है यहाँ पे, वो थैला अमाइड था, ये थैलियमाइड है, आईमाइड, अमोनिया निकल जाएगा। तो ये कन्वर्जन आ जाती है कि भाई थैलिक एसिड से आप कन्वर्ट कर दीजिए उसे थैलामाइड में। ये थैला अमाइड है, दिस इज थैलियमाइड, आई आ रहा है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अब पहले हमने हीट किया, देखिए पहले सॉल्ट बना, सॉल्ट बनने के बाद जब हीट किया तो ये अमाइड बन गया। लेकिन अगर आप इसको और स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये क्या होगा, यहां से अमोनिया निकल जाएगा और ये बन जाएगा थैलियमाइड। तो ये कन्वर्जन आती है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, जिसमें COH ग्रुप पूरा का पूरा कुछ चेंज हो जाएगा। अब इसमें 2 ही रिएक्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो हमने वही करने हैं। पहला आता है कन्वर्जन, इसकी अगर देखा जाए रिडक्शन, अगर आप एसिड की रिडक्शन करें तो वो क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और रिडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डाइबोरेन B2H6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलोड बाय H3O+। ये स्ट्रॉन्ग मैंने रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये जो आपका एसिड है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। अब ये कह रहे हैं कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना बेटा, ये एस्टर ग्रुप हो, नाइट्रो ग्रुप हो, हेलो ग्रुप हो, इन सबको रिड्यूस कर देता है। वो हम आगे देखेंगे कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये NO2 ग्रुप से NH3 भी NH2 भी बना सकता है। लेकिन ये जो डाइबोरेन होता है ना B2H6, ये जो है ये एस्टर, नाइट्रो या हेलो जो ग्रुप्स होते हैं उनकी रिडक्शन नहीं करता है, ये सिर्फ एसिड की रिडक्शन करता है। बाकी इसके अंदर हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमने अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा था शुरू में ही, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये COH ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। ये क्या करता है, NaBH4, ये सिर्फ
एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में। ये एसिड की रिडक्शन नहीं कर सकता। तो अगर आप एसिड की रिडक्शन करना चाहते हैं तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है यूज कीजिए। और आप देखिए ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी रिपीट हो रही हैं। देन आता है नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन का मतलब है ये जो ग्रुप है ना आपका RCOOH ग्रुप, यही खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए ये जो रिएक्शन है वैसे हमने 11th में किया है। अब आप यहाँ देखेंगे RCOONA, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे हम कैसे बनाते हैं? आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम के साथ कर दीजिए, यस NaOH मैम। के साथ कर दीजिए या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर दीजिए, तब ये सॉल्ट बन जाएगा। तो जब इस सॉल्ट का रिएक्शन आप सोडा लाइम किसको बोलते हैं? NaOH और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के 3:1 मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो COO ग्रुप है ये हट जाएगा और ये बन जाएगा RH। मतलब सपोज आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से अगर आप मीथेन बनाना चाहते हैं, मतलब मीथेन में क्या है, एक कार्बन कम है, तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो बेटा आप इस एसिटिक एसिड से सॉल्ट बनाइए CH3COONA। फिर इसका रिएक्शन किसके साथ करिए? सोडा लाइम के साथ इसे हीट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। और इस रिएक्शन को कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। 11th में इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है पर 12th में हम इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे, बोर्ड में नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है। बेटा एक रिएक्शन आया था कॉल्ब्स रिएक्शन, वो अलग था। ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है। तो दोनों रिएक्शन, कॉल्ब्स रिएक्शन और कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग-अलग है। ठीक है? इन चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप। ये समझ में आ गए? यस मैम। मैम अब बेटा आता है लास्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन क्या आते हैं? तो बेटा एक क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शन से रिलेटेड। और एक बार जो है क्वेश्चन आया था कंप्लीट द इक्वेशन थी, उसके अंदर यही रिएक्शन यूज किया गया था जो अभी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। मतलब ये जो COOH ग्रुप है ना बेटा, इस पे कोई असर नहीं होगा। ये जो साइड चेन है, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये जो साथ में ये हमारे R ग्रुप लगा हो, R लगा हो, बेंजीन रिंग लगी हो, मतलब अराइल भी हो सकता है, इस पे कुछ रिएक्शन होगा, इस पे कुछ सब्स्टिट्यूशन होगी। तो पहला आता है हेलोजिनेशन और इस रिएक्शन को HVZ बोल दें या HVZ बोल दें। मतलब हेल वलार्थ ज़ेलेंस्की रिएक्शन, वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन या HVZ बोल देते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, ये कह रहे हैं कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं X2 इन रेड फॉस्फोरस। अब ये X क्या होता है? इट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन नहीं लेंगे। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? बेटा ये जो COOH ग्रुप है इससे अगले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं होंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन होंगे तो एक अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे X आ जाएगा। X मीन क्लोरो या ब्रोमो आ जाएगा, Cl या Br। मतलब अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगी और इस रिएक्शन को HVZ या HVZ बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट करना आया था। मान लो मैं एग्जाम में देती हूँ आपको, दिस इज एसिटिक एसिड।
और मैंने इसमें दे दिया क्लोरीन, रेड फास्फोरस, ये पहला स्टेप, और दूसरे में वाटर। अब मैंने कहा है कि क्या कंपाउंड बनेगा, तो बेटा ये देखिए ये HVZ रिएक्शन दिया हुआ है। इस केस में अगर आप देखें दिस इज अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं ये बनेगा CHCl COOH, और इसका नाम क्या होगा 1 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। अच्छा एक और हाइड्रोजन भी था, CH2Cl COOH। ठीक है, तो ये रिएक्शन आया था, नेम रिएक्शन भी आ सकता है या कंप्लीट द इक्वेशन भी आ सकती है। और लास्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है या उससे रिलेटेड। ठीक है, अब आता है बेटा ये जो COOH ग्रुप होते हैं ना, अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, ये जो COOH ग्रुप होता है ना, इट हैज -R इफेक्ट। ये क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ छीनता है, और इस इफेक्ट की वजह से अगर आप देखेंगे ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डिक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, एंड मेटा पोजीशन इज कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई असर नहीं हुआ, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी ना बढ़ी, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे तो घट गई। इसकी वजह से जो मेटा पोजीशन है वो कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बेटा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल वैसे कहाँ अटैक करता है, वो पोजीशन पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का ही मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ अटैक करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अब आप बताइए रेजोनेंस की वजह से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑर्थो, पैरा या मेटा पोजीशन? मेटा पोजीशन। तो इस वजह से जो COOH ग्रुप है इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपसे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो इस केस में लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए COOH ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस electron density decreases at ortho and para position, meta position is comparatively more electron rich, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो more electron rich position पे अटैक करता है, that is meta position। बाकी बेटा ज्यादा हमने जो है इसके रिएक्शंस नहीं करने हैं। बाकी बेटा ये कह रहे हैं जो COOH ग्रुप होता है ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। डीएक्टिवेटिंग नेचर का क्यों होता है, बिकॉज ये क्या करता है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छीनता है। मतलब क्यों छीनता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। कौन सा इफेक्ट, -R इफेक्ट। बेटा COOH का कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी किसी बुक में -R या +R लिखा हो, तो बेटा आप माइनस प्लस में अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप सिर्फ रेजोनेंस लिख दीजिए, रेजोनेंस इफेक्ट, तो ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ बेटा, जब COOH बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो COOH में तो -R इफेक्ट है, लेकिन बेंजीन रिंग में कौन सा इफेक्ट आ रहा है, +R। वो +R। हाँ, तो कई बार ना जो किसी किसी बुक में बेंजीन का बताया होता है +R, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो COH ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग है, क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये बेंजीन से क्या कर रहा है, अगर मैं दोबारा से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाऊं, रेजोनेंस की वजह से ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छीनता है। जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो जब बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है COOH ग्रुप रेजोनेंस की वजह से, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजोइक एसिड पे आसानी से अटैक करेगा या बेंजीन पे, बेंजीन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो उस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा जो ज्यादा रिच होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी। पर कार्बोक्सिलिक एसिड
ने क्या करा, बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी थी उसको अपनी तरफ छीन लिया। तो इस वजह से ये जो ग्रुप होता है ये डीएक्टिवेटिंग होता है। ये जो पॉइंट है ये हम ऑलरेडी पहले बहुत वो कहते हैं ना, हमने वाइडली डिस्कस कर लिया था ना, तो इसको अभी सिर्फ बता रही हूँ मैं। फिनॉल में अगर आपको ध्यान हो मैंने अच्छे से बताया था। देन बेटा बाकी ये आता है, ये जो COH ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जब आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनता है। जब आप इसकी नाइट्रेशन करते हैं विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनता है। अच्छा, इसका आयुपैक नेम होगा इस मेटा नाइट्रो का इसको मैं नंबरिंग दूं 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और ये ऊपर वाले का नाम होगा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, आयुपैक नेम। तो बाकी बेटा इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रखे हैं तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा था ना कि एंड में एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, और वो ये है, aromatic carboxylic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction। मतलब इनमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। मतलब इनमें अगर मान लीजिए आपके पास बेंजोइक एसिड है और आप बेंजोइक एसिड में यहाँ पे मान लीजिए R ग्रुप लगाना चाह रहे हैं, अल्काइलेशन करना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे COR ग्रुप मतलब असाइलेशन करना चाह रहे हैं, तो इसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये पूछा जाता है। पहला तो इसलिए नहीं होता, दो रीजन है, लेकिन जो सेकंड रीजन है वो मेन है। आप ऊपर वाला रीजन लिखे ना लिखे चलेगा, लेकिन सेकंड जरूर लिखना है। पहला रीजन ये है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है, और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो उसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जो बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब ये लुईस एसिड होता है, ये लोन पेयर ले सकता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें भी ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या कर सकता है, इट गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। और आपको ये पता होना चाहिए जब कैटलिस्ट ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन कहां से होगा, क्योंकि भाई ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये तो खुद स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, तो ये रिएक्शन को खुद तो स्टार्ट कर नहीं सकता, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो खुद ही जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब लग जाएगा तो कैटलिस्ट की एब्सेंस में फ्रिडल क्राफ्ट जो रिएक्शंस हैं चाहे अल्काइलेशन हो चाहे असाइलेशन हो दोनों ही नहीं होंगे। और ये रिएक्शन बहुत, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था अगले चैप्टर में जब हम अमीन्स करेंगे, इसमें ये एनिलिन है, एनिलिन में भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पे भी लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के साथ, और ये क्या करता है, ये अमोनियम क्लोराइड जो एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाँ सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट बना लेता है, तो इस वजह से रिएक्शन इसका भी नहीं होता। तो ये पूछ लिया जाता है कि भी बेंजोइक एसिड जो है वो रिएक्शन क्यों नहीं होता उसके अंदर। तो ये जो था ये हमारा जो ये चैप्टर था यहाँ पे फिनिश हो जाता है, पर अभी 2-4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराने हैं, जो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।